ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं शिक्षा संस्थान इंटरमीडिएट कॉलेज कनकपुर विद्यालय से डीपी मौर्य। आपके कक्षा 10वीं के विज्ञान में हम आपको यह आगे बताए थे कि ओम का नियम क्या होता है। ओम के नियम में आपने ये देखा था कि जब किसी भी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है और उस परिपथ के सिरों के बीच अगर विभवांतर V हो, तो यदि चालक की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन नहीं होता है तो धारा हमारा विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है या समानुपाती होती है, जिसको आपने सिद्ध करके V = IR से सिद्ध किया था। उसी के आधार पर आज हम बच्चों कि यदि हमारे प्रतिरोध एक से अधिक होते हैं, वहाँ पे आप लोगों ने देखा था V = IR, आपने ये देखा था V = I × R। यहाँ पे R क्या था बेटा? हमारा प्रतिरोध। यह जो R का मान है यह किसी एक प्रतिरोध के लिए होता है, ठीक। अगर इसी प्रकार से अगर हम ये कहते हैं कि प्रतिरोधकों का संयोजन, तो प्रतिरोधकों को हम लोग दो प्रकार से संयोजित कर सकते हैं। नंबर 1 होता है श्रेणी क्रम में और नंबर 2 होता है समांतर क्रम में। तो हम बच्चों सर्वप्रथम यह बात करेंगे कि यदि श्रेणी क्रम संयोजन मतलब कि अगर हम लोग 3 या 3 से अधिक प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में लेते हैं और जिनमें धारा I प्रवाहित हो रही हो तथा इनके सिरों के बीच का जो विभवांतर है वह V1, V2 और V3 है तथा कुल विभवांतर हमारा कितना है? V। याद रखना बच्चों, अगर हम लोग इस प्रकार से अगर इसको जोड़ते हैं तो वहाँ पे हमें यह देखने को मिलता है कि जो हमारी यहाँ पर आप ये देखेंगे कि जो हमारे 3 प्रतिरोध हैं ये किस क्रम में है बेटा? श्रेणी क्रम में है। इसको याद रखिए, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि यदि हमारे 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हैं तो हमारा तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तुल्य प्रतिरोध का मतलब यह हुआ कि जितने भी प्रतिरोध लगे हैं सभी को मिला करके पूरे परिपथ में या पूरे सर्किट में कितना हमारा वहाँ पे तुल्य प्रतिरोध आता है उसी को हम जानेंगे। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग यह जानते हैं, तो हम यहाँ पे कहेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से आप जानते हो, ओम के नियम से आप जानते हो कि V = होता है I × R होता है। ऐसे ही बच्चों अगर हमारे कई प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, याद रखिए इस बात को, अगर हमारे कई प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो सभी प्रतिरोधों में जो बहने वाली धारा का मान होता है वह सर्वत्र समान होता है, अर्थात I होता है। अगर हमारे सभी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इस क्रम को हम लोग श्रेणी क्रम मानते हैं, तो इसे हम लोग कहें क्या कि सभी में धारा का मान समान है, परंतु प्रत्येक प्रतिरोध का जो विभवांतर होगा वह अलग अलग होता है। तो चलिए हम लोग इसे मानते हैं इक्वेशन नंबर 1। आइए हम इस पर लगाते हैं ओम का नियम, फिर इस पर लगाते हैं, फिर इस प्रतिरोध पे लगाते हैं। यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि V1 बराबर कितना होगा, तो आप कहेंगे IR1 कहेंगे। हम कहेंगे V2 बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे IR2 होगा। हम कहेंगे V3 बराबर कितना होगा, आप कहेंगे IR3 होगा। यहाँ पे देखिए हमारे सभी का यहाँ पे आपको कि V1 बराबर IR1, क्योंकि हमने कहा कि अगर सभी प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो सब में बहने वाली धारा का मान समान होता है, परंतु विभवांतर अलग अलग होता है। ये कई बार पूछता है प्रश्न ऐसा कि अगर हमारे एक से अधिक प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उन सभी प्रतिरोधों में धारा का मान क्या होगा,
तो आप कहेंगे समान होगा, जबकि जो विभवांतर होता है वो अलग होता है। अभी बच्चों हमने बताया कि पूरे परिपथ में अगर आप श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो कुल विभवांतर हमारा क्या होता है, v। तो हमारा क्या हुआ, कुल विभव v इक्वल टू, तो आप कहेंगे v1 प्लस v2 प्लस v3 होता है बच्चों। यहाँ पे हम v1 और v2 के वैल्यू को रखेंगे तो i r1 प्लस i r2 प्लस i r3 होता है। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज आप यहाँ पे नोट करिए कि यहाँ सब में क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे यहाँ सब में i कॉमन है, तो i यहाँ पे हम कॉमन लेंगे तो r1 प्लस r2 प्लस r3 हुआ। अब ये जो i है बच्चों ये हमारा कहाँ आएगा, नीचे आएगा। यहाँ पे हमारा बनेगा v अपान i बराबर हम लोग कहेंगे r1 प्लस r2 प्लस r3, है ना बच्चों। हम कहेंगे समीकरण कहाँ से, एक से। अब आप समीकरण एक देखिए यहाँ पे आपने दिया है, यहाँ पे हम लोग अगर चाहते इस i को यहाँ ले लेंगे तो यहाँ पे आपका साफ बनेगा कि v इज इक्वल टू होता है, या हम लोग कहेंगे r बराबर होगा v अपान i। तो यहाँ देखिए बच्चों यहाँ भी हमारा है v अपान i, तो v अपान i के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, r। यहाँ r बराबर होगा r1 प्लस r2 प्लस r3। याद रखना बच्चों यही हमारा तुल्य प्रतिरोध हुआ, जहाँ ये हमारा r क्या है, तुल्य प्रतिरोध है। तो इस सूत्र को आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिए क्योंकि बोर्ड की परीक्षाओं में अक्सर पूछता है। तो इसको हम आपको फिर से एक बार बताने का प्रयास करते हैं कि यदि हमारे एक या एक से अधिक प्रतिरोध हमारे श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इस क्रम को हम लोग श्रेणी क्रम मानते हैं, अगर श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो सभी प्रतिरोधों में विभवांतर का मान अलग अलग होता है, जबकि धारा का मान हमारा समान होता है। इस फार्मूले से हमें तुल्य प्रतिरोध अगर आपको निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध के लिए हम यहाँ पे ओम के नियम का उपयोग करेंगे। ओम का नियम कहता है V इज इक्वल टू आई आर, तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। और इसी ओम के नियम को जैसे V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो मैंने इसी पर यहाँ पे देखिए R है, R1 है और V1 है, यहाँ पे धारा कौन सा है, I1 है। अगर हम V1 का मान इसी समीकरण के आधार पे निकालते हैं तो हमारा मिलता है V1 बराबर IR1, ऐसे V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3 हमारा प्राप्त होता है। अभी हमने आपको बताया कि पूरे परिपथ का कुल विभव कितना है, तो आपने कहा V है, कितना है बच्चों, V। तो V बराबर क्या होगा, तो हम कहेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3। हमने यहाँ पे जो V1, V2 और V3 का मान को प्राप्त किया था इन सब जगहों पे रखा, तो यहाँ पे I हमारा कॉमन हुआ और I को मैंने यहाँ नीचे लाया तो हमारा ये बना। हमने कहा समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या कहता है कि हम इस I को नीचे लाया तो हमारा बना R बराबर V अपान I, और V अपान I को इसके स्थान पर रख दिया मैंने तो हमारा क्या मिला R। यही हमारा क्या हुआ, तुल्य प्रतिरोध। याद रखना बेटा कि अगर कई प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो सभी प्रतिरोधों का जो योगफल होता है वही हमारा तुल्य प्रतिरोध कहलाता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। श्रेणी क्रम में हमारा जो तुल्य प्रतिरोध आपको प्राप्त हुआ था तो आपने कहा कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये किसी भी हमारा जो जब भी कोई न्यूमेरिकल हम करेंगे तो उस पर हम आपको इसको दिखाएंगे। अभी मैंने केवल सूत्र सिद्ध किया। आपने श्रेणी क्रम में ये देखा कि सभी प्रतिरोधों में धारा का मान समान परंतु विभवांतर हमारा अलग अलग होता है। उसी का जस्ट उल्टा कि अब देखो अगर माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 हैं जिनमें धाराएं I1, I2, I3 प्रवाहित हो रही हैं तथा उसका विभवांतर हमारा कुल विभवांतर कितना है, तो आप कहेंगे कुल विभवांतर V है। तो यहाँ पे आपने देखा, अभी ध्यान देना बेटा कि अभी हमने अगर आप प्रतिरोधों को इस क्रम में जोड़ते हैं तो श्रेणी हो गया, अगर इसको हम इस क्रम में लगा देते हैं
तो ये हमारा कौन सा क्रम बोला जाएगा? अब ये हमारा बन गया समांतर क्रम संयोजन। ये श्रेणी हुआ, ये समांतर। ये इस प्रकार देखिए, अब यहाँ पे हमारे 3 प्रतिरोध I1, R1, R2, R3 समांतर क्रम में लगे हैं, जिनमें धाराएं I1, I2 व I3 प्रवाहित हो रही हैं। अब देखिए, समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में धारा का मान अलग अलग होता है, जबकि कुल विभवांतर हमारा, अगर पूरा का बात करेंगे तो पूरा विभव हमारा कितना आएगा? V आएगा। अब देखिए, उसी ओम के नियम से जो आपने भी पढ़ा था, यहाँ पे आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, या आप कहेंगे I इज इक्वल टू R V अपान R। क्या बेटा? V अपान R। इसे आपने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ठीक है। अब देखिए, हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि प्रत्येक प्रतिरोध में अगर आपको धारा का मान ज्ञात करना है, तो आप यहाँ पे कहेंगे ओम के नियम से। चलिए, मैंने इसमें कह दिया कि इस वाले परिपथ में I1 का मान बताइए, से I बराबर V अपान R हुआ। ऐसे I1 बराबर V अपान R1, I2 बराबर V अपान R2, I3 बराबर V अपान R3। यहाँ पे हम लोग कहेंगे I1 बराबर V अपान R1। अब कोई कहता है I2 बराबर ओम के ही नियम से V अपान R2। कोई कहता है I3 बराबर V अपान R3 हो गया बच्चों। अभी आपने कहा कि इस परिपथ में जो कुल हमारा धारा होगी वो होगी I। यहाँ से I निकला हुआ है, उसके 3 पार्ट हो गए। अब ये ध्यान देना बेटा, यहाँ से अगर मान लीजिए यहाँ से हमने 10 लीटर जल को प्रवाहित किया, यहाँ पे 2 लीटर गया, यहाँ पे 4 आया, ठीक है ना बेटा, यहाँ भी 4 हुआ, तो यहाँ पे अलग अलग हुए, लेकिन फिर से मिल गया तो हमारा I ही मिला। तो हम कहेंगे कुल धारा I बराबर जो होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। मतलब कि जो यहाँ से हमने उसको इन किया धारा, उसके 3 भाग हुए, लेकिन पुनः जब यह ऐसे आया तो फिर से क्या हो गया? ये I ही हमारा यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 हुआ। अब यहाँ I1, I2 और I3 के वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो I बराबर तो बन जाएगा I1 बराबर V अपान R1, यहाँ पे I2 बराबर V अपान R2 होगा। ऐसे ही V अपान R3 हमारा हो गया। अभी देखिए, इस वाले में हमारा क्या कॉमन है? तो आप कहेंगे यहाँ पे हमारा V कॉमन है, तो V हमने कॉमन लिया तो 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 हो गया। ये V हमारा कहाँ पे आएगा? ये V नीचे आएगा। ये V नीचे हमारा आ गया तो हम लोग कहेंगे जैसे हमारा V नीचे आया तो बना I अपान V इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 हो गया, है ना। आप इसको अगर आप चाहते हो तो इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि 1 अपान V बाई I, है ना, क्योंकि ये I ऊपर जाएगा तो I अपान V ही होगा। ये आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये ऊपर जाएगा तो हमारा देखिए 1 ऊपर जाएगा, I ऊपर जाएगा तो ये I अपान V है। मैंने इसी को ऐसा लिख दिया और ये बना हमारा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। और आप जानते हैं ओम के नियम से आप कहेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 जो हमारा दिया है देखिए, तो आप कहेंगे V अपान या इसी को हम यहाँ लाएंगे तो हमारा ये बनेगा, क्या बन जाएगा बेटा हमारा ये? हाँ, तो ये हमारा आया V अपान, है ना, इसको यहाँ पे हम लाएंगे या इसको यहाँ ले जाए, इसको यहाँ ले जाए तो हमारा वही बना ये। तो हमारा वो V अपान I के स्थान पर हम लिख सकते हैं कितना? 1 अपान R, है ना। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि इसके स्थान पे हम लोग लिख देंगे बेटा R, तो 1 अपान R इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। ये हमारा हुआ समांतर क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन में इसको आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा कि अगर हमारे एक या एक से अधिक प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं
तो सभी प्रतिरोधों में धारा का मान अलग अलग परंतु विभवांतर क्या होता है, समान होता है। ये दो प्रश्न और एक पूछता है कि समांतर क्रम और श्रेणी क्रम किसमें हमारा तुल्य प्रतिरोध का मान सबसे अधिकतम प्राप्त होता है। तो इसे आप लोग कहिएगा कि श्रेणी क्रम में अगर हमारे कई प्रतिरोध अगर जुड़े हुए हैं तो उसमें तुल्य प्रतिरोध का मान समान होगा, जबकि श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में कम होगा। इससे संबंधी हम आपको अगली क्लास में कराएंगे न्यूमेरिकल, जो आपको समझ में आएगा। इस दोनों प्रकार के फार्मूलों को आप समझिए, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। ठीक, धन्यवाद।